चलिए तो जुड़ जाइए बेटा। देखना है अभी हम लोग को 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट जो भी हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है सारा का सारा क्लियर करेंगे। एक ही वीडियो में ऑन शॉट में करेंगे, वन शॉट में करेंगे क्लियर। और एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझाएंगे। सो आप लोग जुड़िए और आप लोग क्या कर दीजिए, थोड़ा सा शेयरिंग भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज ठीक ठाक जा रही है या फिर नहीं जा रही है। तो चलिए जुड़िए, आप लोग जुड़िए फटाफट। और आज सारा चीज को देख लेना है हिंदी में, मतलब अब जो आगे हम बताएंगे वो आपका बुक से ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आज जो है ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो है एक ही शॉट में क्लियर करेंगे। तो आप लोग को ध्यान देना है, समझ गए ना। तो चलिए, और बिल्कुल देख रहे हैं जैसा कि आवाज भी ठीक ठाक है। आवाज भी क्या है बेटा, ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सर्वनाम से। कौन नाम से? सर्वनाम से। सर्वनाम किनको बोलेंगे? तो आपको सर्वनाम समझने के लिए बेटा पहले संज्ञा को समझना होगा। जैसा कि आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आप लोग संज्ञा भली भांति जानते हैं। नहीं जान रहे हैं तो कल्ले वाला क्लास डाला हुआ है, उसको आप देखिए। दूसरी बात, आज भी हम संज्ञा पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले सर्वनाम से ही स्टार्ट करें, क्यों नहीं। सर्वनाम बेटा, सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व मीन्स सभी। यहां नमवा का मतलब नामे न बेटा, तो सभी का नाम हो गया। क्या हो गया? सभी का नाम। मतलब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आएगा वही मेरा क्या होगा, सर्वनाम कहलाएगा। इतना आप जान लीजिए और ट्रिकली बताएंगे। देखिए क्या था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त तो होता है उसे सर्वनाम बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। और हम दूसरी बात करें या दूसरे शब्दों में बात कर ले हम, एन अदर वर्ड, एन अदर वर्ड, एन अदर वर्ड। तो एन अदर वर्ड मतलब या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं सर्वनाम को? सर्वनाम को बोल सकते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का, किसको? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान पर करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। दूसरी बेटा बात ये भी याद रखना है, सर्वनाम का जो यूज करेंगे हम किसके जगह पे करेंगे? संज्ञा के स्थान पर करेंगे। किसके जगह पे? संज्ञा के स्थान पर। जैसे बेटा आप लोग पढ़ले थे बचपन से ही, बच्चे क्लास से आप लोग पढ़ले आ रहे थे, गाय पर लेख दे दिया जाता था या घोड़ा पर लेख आप लोग को लिखने के लिए दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, पुनरुक्ति दोष नहीं देखते थे। वहां बचपन में ये गलती करते थे, गाय हमारी माता है, गाय को 4 पैर होती है, यही लिखते थे। गाय को एक लंबी पूंछ होती है। मतलब देखे तो बात करे तो हु बहू हर बार गाय शब्द का ही, एक ही शब्द का यूज करते थे। तो इसी गाय को जो बार बार गाय लिखा जाता है, इस पुनरुक्ति दोष को बचाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सर्वनाम का। किसका यूज करेंगे? सर्वनाम का। और सर्वनाम कहां आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। चलिए थोड़ा सा आगे बहुत अच्छा से समझाएंगे। ये तो थोड़ा सा कास्टिंग है हल्का सा। चलिए देखिए तो आगे, और देखिए जैसे मैं, संज्ञा में क्या हो गया? सर्वनाम फंस गया बेटा। संज्ञा में क्या फंस गया? मैं होता है बेटा बोलने वाला। क्या होता है? मैं बोलने वाला। अगर मैं बोल रहा हूं तो पहला तो मैं वक्ता हूं। बोलता कौन है? वक्ता। सुनने वाला श्रोता होता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं जो बेटा बोल रहा हूं, मैं तो एक लड़का हूं या कोई लड़की भी हो सकती है। तो मैं वर्ड जो आया किसी ना किसी संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है। आपको याद रखना है, मैं क्या है? सर्वनाम है। और मैं क्या होता है? बोलने वाला। कौन बेटा? बोलने वाला। इसी को बात कर लो तो बेटा बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं बेटा, याद रखना।
और एक तू, तू क्या है, सर्वनाम है, और तू कौन होता है, सुनने वाला, सुनने वाला। एक है यह, क्या है, यह का प्रयोग और वह का प्रयोग बेटा मिलेगा। सर्वनाम में माइक समझ गए और यह समझ गए। एक जानना है आपको, किसी को वह को जानना है और यह को जानना है। यह का प्रयोग जो बेटा हम लोग करते हैं निकटवर्ती वस्तु के लिए करते हैं। यह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, निकटवर्ती वस्तु के लिए। और वह का प्रयोग जो हम लोग करेंगे दूरस्थ वस्तु के लिए। जैसे नजदीक में अगर ये वस्तु हम बोलते हैं यह एक मार्कर है, यह एक पेन है, यह एक पेंसिल है, तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि ये वस्तु जो है मेरे नजदीक में है, इसलिए इसका प्रयोग जो होगा यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा, यह का प्रयोग किसके लिए होगा, निकटवर्ती वस्तु के लिए। अब हम बोलते हैं या आप बोल लीजिए वह एक लड़का है, या वह एक लड़की है, या वह एक किताब है। इससे क्या इंडिकेट होता है, आप जो वह बोलते हैं तो वह वस्तु आपसे दूर है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह आपसे दूर है। तो दूरस्थ वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम का। और निकटवर्ती वस्तु के लिए हम किसका करेंगे, यह का करेंगे। समझ गए। चलिए ये तो 100% बेटा आएगा ही। नीचे जो अब है इसी को समझिए। एनबी, एनबी का अर्थ होता है बेटा नॉट बोन। एनबी को भी जरा समझिए, नॉट बोन, इसका हिंदी होता है ध्यान दे, नॉट बोन ध्यान दे। अब ध्यान क्या देना है, हिंदी में कुल सर्वनाम की अगर बात करें तो कितना है, 11 गो। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, 11। फर्स्ट जो हिंदी की परीक्षा होगी उसमें लगेले रहेगा ये क्वेश्चन, सर्वनाम कितना है, सर्वनाम के कुल कितने संख्या है, संख्या मतलब सर्वनाम शब्द कितना है, इसी को याद रखना। ऐसे भेद आपको बता दिए हैं, 6 गो है कि 5 गो बतैले हैं। तो यहाँ क्या आता है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितना सर्वनाम है, 11 गो सर्वनाम। ये तो रट्टा मार ही लो, याद कर लो। हिंदी में कुल कितना सर्वनाम, 11 सर्वनाम है। चलिए अब 11 में कौन कौन है, मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो है, सो है, कोई है, कुछ है, कौन है, क्या है। अब गिनती कीजिए तो मेरे समझ से आपको 11 पूर जाएगा बेटा। गिनती कर लीजिए तो एक बार, जरा सा एक बार आप इनको गिनती कीजिए तो कुल संज्ञा, कुल सर्वनाम जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस पे कि सर्वनाम की कुल संख्या जो है वह कितना है, 11 है बेटा। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। समझ गए। तो आपका डाउट क्लियर कि सर्वनाम कितना है, हिंदी में 11 गो सर्वनाम है। भेद की बात अभी नहीं हो रही है। चलिए आगे देखिए, नोट याद रखना, इन सर्वनामों का प्रयोग, मतलब ये जो 11 गो सर्वनाम आप देखे एग्जाम्पल के तौर पे एनबी में, इसका आखिर यूज क्या है, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम क्यों करते हैं तो याद रखना है बेटा, इसका यूज जो करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, इन सर्वनामों का प्रयोग पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु करते हैं। किससे, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। वाक्य रचना को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए। चलिए अब यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा, सर्वनाम के भेद। तो बेटा याद रखना है, सर्वनाम का भेद जो होता है, कितना भेद होता है सर्वनाम का, 6 भेद होता है। सर्वनाम का कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। सर्वनाम का कैगो भेद होता है, 6 भेद होता है बेटा, याद रखना। अब कौन कौन होता है जरा इसी को समझिए तो देखिए, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब बातें कर ले, थोड़ा सा मौखिक जानिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा शब्द से ही स्पष्ट है,
इसमें किसी पुरुष के बारे में ही चर्चा होगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, किसी भी संज्ञा का निश्चितता का बोध होगा। और अनिश्चयवाचक में क्या होगा, बल्कि निश्चितता का ज्ञान नहीं होकर के उस सर्वनाम शब्द का किसका ज्ञान होगा, अनिश्चितता का, निश्चित नहीं अनिश्चितता का। प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखिए संबंधवाचक में क्या होगा, संबंध पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति वस्तु से पूछा जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम जो होता है यह अपने लिए कोई भी वक्ता करता है। किसके लिए, वक्ता अपने लिए निजवाचक का प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम का। चलिए आगे देखिए, आगे चलिए एक एक करके समझते हैं। आप थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए पहले। पुरुषवाचक सर्वनाम 1 नंबर। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम से बोलने वाले का बोध होगा, जिन सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाले भी तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता। मतलब बेटा बात कर ले मोटा मोटी, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना, इसमें किसका किसका बोध हो जाएगा, बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी, और अन्य चर्चित लोग भी हो जाएगा जिसके विषय में हम लोग बात करते होते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एनबी नॉट बाउंड। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, पूछता है, कई बार पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसका कितना गो उपभेद है। तो याद रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। कौन कौन है, एगो मैं हो गया बेटा, एगो हम हो गया, एगो तू हो गया, और तुम। समझ रहे ना, हम किसके लिए हो गया, उत्तम पुरुष, और मैं हो गया आपका, मैं और हम उत्तम पुरुष। आगे देखिए, तू और तुम मध्यम पुरुष हो गया, और वह और वे अन्य पुरुष हो गया। कौन पुरुष, अन्य पुरुष हो गया। इस चीज को आपको 100% याद रखना है, तो जाके आप छक्का छोड़ाएंगे सोमवार को परीक्षा में 17 तारीख को, अन्यथा आपसे चौका भी नहीं लग पाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, यहां से समझिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक शब्द से ही बेटा स्पष्ट है। कौन वाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक किसको बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, इतना ही याद रखना। निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या होता है, किसी वस्तु का निश्चय का ज्ञान होता है, निश्चितता का ज्ञान होता है। या करके एक परिभाषा और आप देख लो, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। और उसे कौन सा सर्वनाम बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम याद रखना है बेटा, कौन कौन है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वे आएगा निश्चयवाचक, ये आएगा निश्चयवाचक, वे रहेगा निश्चयवाचक। समझ गया ना। जैसे हम बोलते हैं यह एक कलम है, यह एक क्या है, कलम है, तो यह क्या आया, सर्वनाम शब्द आया। लेकिन यह एक कलम है, ये निश्चित है, क्या है, निश्चित है कि ये एक कलम है। इसी कलम को बोले यह एक घड़ी है, तो वास्तव में ये घड़ी नहीं, तब ये अनिश्चय हो जाएगा। जब ये सच में यह लगाया हुआ है कि यह एक मार्कर है, या यह एक पेन है, यह एक कलम है, तो निश्चित में है, इसलिए ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखिए, वे एक घर है या वे एक घड़ी है, तो निश्चित है, सही में है वे। आगे बोलते हैं ये एक विद्यालय है, या ये एक क्या है, घोड़ा है, ये एक कलम है, यह एक कलम है। निश्चितता को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, निश्चितता को दिखा रहा है। चलिए, प्रणाम सर जी,
सौरभ कुमार। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। चलो देखो आगे देखिए, आगे अब हमको समझना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। किसको समझना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। अनिश्चय, ओमिस नहीं होता है बेटा, याद रखना है, ओमिस नहीं, ओमिस नहीं। निश्चय मीस निश्चित, जो निश्चित नहीं है वह क्या होगा? अनिश्चय होगा। एक ही परिभाषा याद रखना है, सर्वनाम का जो 6 भेद होता है, 6 में से 6 में काम करेगा, वह है संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब बोलिए सर यहां दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें कैसे लगाएंगे? तो अगर आपको संज्ञा का परिभाषा है तो बोलेंगे जिन सर्वनाम शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चितता का ज्ञान नहीं होकर के बल्कि उसके अनिश्चितता का ज्ञान होता है, तो ऐसे सर्वनाम को ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। चलिए दोनों परिभाषा को देखिए। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। जैसे बोलते हैं यह एक घर है, ये तो मार्कर है, निश्चित तो नहीं है, ये एक मार्कर है, यह एक कलम है, लेकिन यह घर तो नहीं है जी, नहीं है घर। जब ये घर नहीं है तो इसके निश्चितता का बेटा हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। चलिए दूसरा परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के निश्चितता का बोध हो तो उसे अनिश्चितता का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल को पकड़िए, हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं बेटा। देखिए तो कोई क्या लगल रहेगा वाक्य में? कोई लगा करके देगा। क्वेश्चन आपको तो याद रखना है, कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। फॉर एग्जाम्पल इसको वाक्य में डील कीजिए। हम बोलते हैं कोई सज्जन आए हुए हैं, गेट खोल दो। हम तो अंदर में पढ़ा रहे हैं, अब बाहर कौन आया है उसको नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कौन लगा करके प्रश्न कर रहे हैं कि कोई सज्जन आए हैं, गेट खोल दो। अब कौन आया उसको तो हम बेटा पहचानते नहीं है। आगे देखिए, कुछ हम लोग बोलते हैं दूध में कुछ पड़ गया। अब दूध में क्या कुछ पड़ा उसका ज्ञान नहीं है, निश्चित नहीं है क्या पड़ा, किस मात्रा में पड़ा, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चल लिए, किसी है, क्या है? किसी। हम बोलते हैं शायद उसे किसी का इंतजार होगा या शायद उसे किसी की इंतजार होगी बेटा। शायद उसे किसी का इंतजार होगा या शायद उसे किसी की इंतजार होगी। तो यहां किसको किसका इंतजार है आप नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, जिसके साथ होगा वही समझ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये निश्चितता को नहीं दिखा रहा, बल्कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के अनिश्चितता का ज्ञान देता है। जब किसी व्यक्ति वस्तु के निश्चितता का ज्ञान नहीं होगा बल्कि उसकी अनिश्चितता का ज्ञान होगा, तो बेटा वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे चौथा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रखना, कौन वाचक सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किनको बोलेंगे बेटा? याद रखना है, जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने का बोध हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के विषय में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। या दूसरा परिभाषा देख लीजिए, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा सर्वनाम बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। थोड़ा सा चलिए आगे लेकर के चलते हैं इसको। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा
जैसे को देखिए तो कौन, कौन लगा करके हम प्रश्न करते हैं, हम आपसे पूछते हैं वह लड़का कौन है, वह लड़का कौन है। तो यहां निश्चितता का ज्ञान नहीं है, बल्कि अनिश्चितता का ज्ञान है कि नहीं इसको नहीं देखना, लेकिन हम कौन लगा करके क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। या कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं, उनमें से हम किसी लड़का या लड़की को ये पूछ रहे हैं आप लोग को, बताओ जी वो कौन लड़का कल आया था, कौन लड़का कल आया था। तो हम तो आपको खड़ा करके आपसे उस लड़का के विषय में प्रश्न कर रहे हैं या उस लड़की के विषय में। तो कौन बेटा आ जाएगा, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आपका, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक। किसे, जैसे आपको बोल रहे हैं बेटा किसे के साथ प्रश्न लगा करके देखो, तो एक वाक्य बनाइए। तो सब बेटा नहीं बोलिए भाई, बोलिए चलो बेटा, चलो अब देखो यहां होता क्या है कि अब इसी को याद रखना है, किसे। अब आपके यहां घर में कोई मेहमान आ गया, क्या आ गया, ऐसे अभी तो लगन पाती का टाइम है, काफी कितना लड़का लड़की बिक जाएगी कहना मुश्किल है, चलिए। लेकिन जब हम लोग के यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, 2-4 के संख्या में गेस्ट होते हैं, तो हम लोग सभ्य परिवार के लोग अभी क्या करते हैं, या ऐसे आमतौर पे तो ऐसे सब करने लगे हैं। तो ये पूछा जाता है, एक मिनट, ये पूछा जाता है कि जना आप ये बताइए कि बिना चीनी का चाय, किसका चाय रे भैया, चाय तो सब पीता है, लेकिन हम बोलते हैं किसे बिना चीनी की चाय चाहिए। तो हम तो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत से पेरेंट्स हैं या बहुत से ऐसे गार्जियन हैं या ऐसे मेहमान हैं गेस्ट मेरे यहाँ, जिसमें हम लोग क्या पूछते हैं, किसे बिना चीनी की चाय चाहिए। तो उस लोग को चाहिए जो डायबिटीज के पेशेंट होंगे, उसे ही ना चाहिए। तो हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, वहां क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, किसे लगा करके। तो किसे जब ये लगाए तो आप प्रश्न किए। अब एक वो बच गया का बेटा, क्या चीज, क्या लगा करके, क्या खा करके आया रे। हम जब आते हैं आप पढ़ने के लिए तो हम ये प्रश्न लगाते हैं, क्या घर से क्या पढ़ के आया। इसका मतलब क्या, आपसे हम क्या लगा करके प्रश्न कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, क्या लगा करके बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे चलिए, अब ये आप समझ गए। आगे चलिए, 5वां सर्वनाम जो है हम लोग का, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन वाचक, संबंधवाचक। और संबंधवाचक सर्वनाम बहुत आसान है। संबंधवाचक सर्वनाम जो है ना बहुत आसान है, बहुत हल्का है। थोड़ा सा ट्रिक है, जिस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम को बहुत जल्द समझ लेंगे। तो समझिए, तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध आपको मालूम है, संबंध क्या हुआ, एक वस्तु व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ होगा, यही संबंधवाचक सर्वनाम है। थोड़ा सा परिभाषा समझ लीजिए अच्छा से। कहता है संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है। संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता किससे, कौन सा सर्वनाम से, संबंधवाचक सर्वनाम से। दूसरे शब्दों में एन अदर वर्ड में आप परिभाषा देखिए, उसके बाद देखिए कैसे दिमाग में दे देते हैं ये हम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दिखाने के लिए या बतलाने के लिए किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में इससे पहले थोड़ा सा एनबी को समझिए। एनबी क्या होता है अभी बताए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे क्लास में जान लीजिए। एनबी, एन का अर्थ होता है नोट, अब बी का अर्थ होता है बोन। नोट बोन का हिंदी होता है ध्यान दे। क्या होता है बेटा, ध्यान दे। तो ध्यान दीजिए, तो जरा सा कहता है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकता है कि संबंधवाचक सर्वनाम का जो हम प्रयोग करते हैं वाक्य में किस रूप में करते हैं। तो आपको याद रखना है दो वाक्य को जोड़ने के लिए, क्या चीज, वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से आप पकड़िए,
जैसे आपको याद रखना, जो सो जिनका तिनका जैसा वैसा, जिसकी उसकी जितना उतना, संबंधवाचक में इतने चीज को आपको पढ़ना है, माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। सोमवार की जो आपकी परीक्षा हो रही है उसमें अगर सर्वनाम शब्द से एग्जाम्पल दे दे, उदाहरण दे दे, उसमें पूछ देगा कि कौन सा सर्वनाम किस में लगल है, तो याद रखना है जब आपको जो सो जिनका तिनका जैसा वैसा जिसकी उसकी जितना उतना लगल है, सिर्फ इतना चीज, तो आंख बंद करके वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब एग्जाम्पल पे इसको देख लीजिए कैसे होता है, इसको समझ लिए। हम बोलते हैं जो लड़का मैदान में खेलता है वह मेरा भाई है। हम बोलते हैं जो लड़का मैदान में खेलता है वह लड़का मेरा भाई है। तो इससे संबंध कहां दिख रहा? थोड़ा सा लिख देते हैं। जो लड़का मैदान में खेलता है वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो यहां संबंध कहां दिखा सर? दिख गया। जो लड़का मैदान में खेलता है, संबंध उस लड़का से है जो मैदान में खेलता है। तो जो आया पकड़ लेना है। जो किस में आएगा? संबंधे वाचक सर्वनाम ठो में आ सकता है, अन्यथा किसी में नहीं आ सकता। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, आगे है सो, इसी तरह से है जिनका तिनका जैसा वैसा, बोलते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करने से संबंध है, जैसा हम करेंगे अब वैसा ही हमें क्या करना होगा? भरना होगा भाई। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखिए, जितना उतना आदि। चलिए आगे अब नेक्स्ट जो है अंतिम नंबर जो मेरा सर्वनाम है यह है निजवाचक सर्वनाम। और जुड़े रहिए, अभी तुरंत हम समास बताएंगे। समास इस तरह से बताएंगे कि आप मतलब जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ऐसे बताएंगे। अभी ट्रिकली बताएंगे समास को, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है बेटा अपना। निज मीन्स अपना। कोई बोलता है ना निज का है क्या, तुम्हारा अपने आप का है क्या, तो निज मीन्स होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? यह निजवाचक सर्वनाम का यूज कौन करता है, यह किसके लिए किया जाता है, अभी सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। देखिए, निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम से किसका बोध होता है? निज का या तो फिर अपने आप का बोध होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए, इसको समझिए, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फंसाएगा, इतना आसान से नहीं देता, लेकिन आप लोग 10वां में है, 10वां में उतना नहीं फंसाया जाता है, लेकिन इंटर की जो परीक्षा दिए हैं उसको मालूम है कैसे फंसाता है। यहां से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं या वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से दूसरा परिभाषा देख लिए। चलिए, इसके अंतर्गत अब बातें आती है कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि दो गो एक ही जैसा है तो आपको फंसाएगा वहां। चलिए देखिए, कहता है इनके अंतर्गत आप आएगा, स्वयं आएगा, खुद आएगा, स्वतः आएगा आदि। समझ रहे हैं? मतलब आप आ गया तो निजवाचक सर्वनाम है। अगर स्वयं आ गया, स्वयं मीन्स अपना होता है, अपने लिए होता है, तो कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। खुद आ गया निजवाचक सर्वनाम, स्वतः आ गया निजवाचक सर्वनाम, मतलब अपने विषय में कहा जाता है। लेकिन एक आप आया है फर्स्ट में, उस आप को समझिए तो ही आपका डाउट क्लियर होगा, अन्यथा आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहां पर जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता हो, याद रखना है, जहां आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? श्रोता के लिए होगा। श्रोता मीन्स क्या? सुनने वाले। जहां श्रोता के लिए होगा वहां क्या हो जाएगा?
वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। वहां ये आप क्या होता है, आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। सर थोड़ा सा डॉट रह गया, 100% नहीं समझे, इस डॉट को काट दीजिए। तो चलिए फिर से इस डॉट को हटा देते हैं। आप शब्द का प्रयोग आप वहां करेंगे, कहां करेंगे, जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए करते हैं। जैसे आपके साथ कोई बैठा होता है तो आप श्रोता के लिए आप करते हैं, तो वहां जो आप शब्द का प्रयोग करेंगे किनके लिए करेंगे, किनके लिए करेंगे, कौन सा सर्वनाम के लिए करेंगे, तो वहां पर वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में चले गया मतलब यह पुरुषवाचक में चले जाएगा, समझ रहे हैं। और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होगा, हम अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे ये निजवाचक का काम करेगा। चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ और 1 सेकेंड में चालू करते हैं। हम समास को खोल करके रख देते हैं आपके सामने, आप गदगद हो जाएंगे। चलिए समास के दौर में लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट, ये बैक कहां से जाएगा, चलिए क्या समास, चलिए देखिए समास, थोड़ा सा लेट लगेगा, पीडीएफ है। चलिए देखिए, चलिए तो अब डॉट को हटाइए, हम लोग डॉट को हटा लेंगे अभी तुरंत समास से। देखिए भाई समास खुल गया और आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। चलो 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 चलो, कहां चले गया, चलो। और इतना बताएंगे अभी समास कि आप समझ नहीं पाइएगा, कि इतना उम्मीद नहीं, और इससे बाहर नहीं आएगा, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए देखिए अब समास, आशा है कि सब देख रहे होंगे। चलिए समास किसको बोलते हैं, हाँ हो गया फिट मेरा बोर्ड। चलिए देखिए समास पहले जानेंगे किसको कहते हैं, पूछ देता है परिभाषा कि समास किसको बोलते हैं। समास और संधि में अंतर पहले पूछता था हम लोग के समय में, लेकिन समास क्या होता है, संधि क्या होता है, वो भी डॉट अभी क्लियर करेंगे। तो पहले जानेंगे समास किसको बोलेंगे। तो याद रखना है बेटा, समास जो हो जाएगा आपका, 1 मिनट पेन लेने दीजिए। चलिए देखिए समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहेंगे। याद हो गया, समास किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास पे डॉट क्लियर हो गया। ऐसे समास का भेद भी पूछता है, आप लोग को याद रखना है। समास के 6 भेद होता है बेटा। समास का कितना भेद होता है, 6 गो। बिल्कुल आपको हम ट्रिकली बताएंगे अभी। चलिए देखिए भेद, और ट्रिक जब देंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। थोड़ा सा दूर है ट्रिक से हम लोग। चलिए देखिए समास के भेद, तो याद रखना है समास के मुख्य रूप से 6 गो भेद होता है। समास का मुख्यतः कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। अब ये 6 भेद कौन कौन होता है, पूरा हिंदी व्याकरण को खत्म कर देना है, जितना पढ़ने के लिए सारा है। तो समास का 6 भेद, तो वही कहता है समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। ठीक, चलिए कौन कौन समास। अब समास का 6 भेद जो होता है याद रखना है। कैसे याद रखना है, इसको हाफ ईयरली रखिए, ठीक ना। एक वर्ष में कितना, 12 महीना होता है, अब 12 में 6 से भाग दे दीजिए, 6 हो गया। ये आपका ट्रिक हो गया, क्या हो गया, ट्रिक बन गया। अब कौन कौन होता है 6 गो, याद ये रखना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, यही 6 गो होता है। समास के कितने भेद, 6 भेद। रिवीजन कीजिए, समास का कै गो भेद, 6 गो भेद होता है। चलिए अब इससे आगे लेकर के चलते हैं ट्रिक के दुनिया पे। पहले परिभाषा देखेंगे अव्ययी भाव का, उसके बाद ट्रिक पे बताएंगे जबरदस्त। और इससे एग्जाम्पल मैं गारंटी देता हूं, अगर इससे बाहर आ गया क्वेश्चन तो पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर समास से पूछ दिया, जितना बता रहे हैं इससे बाहर अगर समास में आ गया तो। लेकिन आप देखिए, चलिए देखिए अव्ययी भाव समास किसको बोलेंगे, तो याद रखना है इसमें थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए अव्ययी भाव समास,
जिस समास का पहला पद अवयव होगा, जिस समास का पहला पद क्या हो जाएगा, अवयव होगा। सुनिए, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान होगा उसे ही अव्ययी भाव समास कहेंगे। सर परिभाषा नहीं आया समझ में, परिभाषा से नहीं समझेंगे, बहुत लॉन्ग समास होता है, लार्जेस्ट होता है। हटाइए समास को, भूल जाइए परिभाषा को, ट्रिक को अपनाइए। चलिए ट्रिक देखिए क्या कह रहा, पहला पद छोटा होगा, पहला पद क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन वही पहला पद प्रधान होगा। पहला समास जो होता है उसमें दो पद होता है, हमेशा याद रखना है, पहला पद और दूसरा पद। तो वही हो रहा है, पहला पद किसको बोलेंगे, दूसरा पद किसको बोलेंगे, तुरंत 1 मिनट में बताने वाले हैं। तो देखिए ट्रिक पे, पहला पद छोटा और दूसरा पद, पहला पद ही क्या होगा, प्रधान होता। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है बेटा समास में, या जो लड़का इंटर का परीक्षा दे दिया है या जो लड़की दे दी है, आप जरा उनसे पूछिएगा, बता देगा। तो आपको यह जानना है 10वीं वाले को, अगर दे दे क्वेश्चन इस तरह से, और कई बार पूछा है कि किस समास का पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है, तो याद रखना है कि सर आप बताए कि अव्ययी भाव समास का पहला पद छोटा होता है लेकिन वही प्रधान होता है, इतना तो याद रहेगा। चलिए मोस्टली पे चलिए, थोड़ा सा देखिए, मोस्टली पहला पद उपसर्ग होता है, यही ट्रिक हुआ, यही ट्रिक हो गया जहर। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब बताइए कि सर उपसर्ग किसको कहेंगे, तो उपसर्ग तो आपको बता दिए हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है बेटा जो किसी शब्द के अंतिम में नहीं लग के पहले लगता। जैसे हम बोलते हैं अतिथि, क्या बोलते हैं, अतिथि, या प्रतिदिने ले लीजिए, प्रतिदिन बोल रहे हैं बेटा, आपको याद रखना है। पूछ देगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अब यही भाव समास है। अब कैसे है, प्रति जोड़ दिन बराबर, यहां 2 पॉइंट आपका क्लियर होगा, संधि विच्छेद भी बताएंगे साथ ही साथ, क्योंकि इसमें बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं। संधि विच्छेद भी आपका 2 पॉइंट एक साथ कवर होगा अभी, और आप जरूर कहेंगे कि नहीं सर वास्तव में क्लियर कर रहे हैं आप, तो आप जुड़े रहिए। चलिए देखिए, तो देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास, अब यही भाव समास। अब कैसे हो गया सर जी, हम नहीं मानेंगे, प्रतिदिन में अब यही भाव समास नहीं है, क्रमधारय कह देंगे, द्विगु कह देंगे, हम द्वंद्व कह देंगे, लेकिन आप सेटिस्फाई कीजिए कि कैसे ये है। तो आप इसी को याद रखिए बेटा, इसलिए है कि प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन। लेकिन अब यहां हम 3 चीज को क्लियर करेंगे, कितने चीज को, 3 चीज को याद रखना है आपको। यहां आपका उपसर्ग भी हम क्लियर करेंगे, याद रखिए अपने माइंड में, उपसर्ग संधि समास तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। अब बताइए कि आप तो समझ गए प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रति आ गया, पहले जब खंडन किए, संधि विच्छेद किए, तो ये प्रति जो आया, प्रति मेरा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द समूह के पहले आते हैं, तो शब्द मेरा था क्या चीज, प्रतिदिन था। प्रतिदिन किससे मिलकर के बना है, प्रति उपसर्ग से प्रति लगा हुआ है कि नहीं है। अब देखिए प्रतिदिन उपसर्ग कैसे फंसाता है वो भी बता देते हैं। अब बताइए सर पूरा उपसर्ग प्रतिदिन में ना है, कहिए तो कैसे नहीं है, हो सकता है। अब डॉट को काटना है कि हम बोलते हैं नहीं होगा बेटा, आप बोलते हैं होगा सर, हम कैसे समझेंगे नहीं होगा। तो प्रजोर लिखिए, तो प्रजोर ती दिन, ये आपको सुनने में कहीं से अच्छा लगा, प्रजोर ती दिन, प्रजोर ती दिन, जी नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। इससे भी अर्थ आना चाहिए, इससे भी, यहां भी एक गो शब्द, यहां भी एक गो शब्द। जैसे प्रतिदिन का पहले बनाए हम संधि विच्छेद, प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन, तो प्रति एक शब्द, दिन एक शब्द, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग आया, प्रति उपसर्ग आया। दूसरी बात, उपसर्ग बनाने का जहर ट्रिक आपको एक ही शब्द में बोल देते हैं, आप सीख लीजिए जो जुड़े हैं। कोई भी उपसर्ग अगर दे दिया जाएगा, कोई भी उपसर्ग, तो उसका आप संधि विच्छेद बना दीजिएगा। क्या चीज, संधि विच्छेद। कौन सा चीज करना है, संधि विच्छेद करना है। अब बोलिए सर अतिथि में बताइए तो कौन सा उपसर्ग होगा, तो अतिथि, कौन सा, अतिथि।
अति जोर ती थी, अति जोर ती थी, अति थी। तो अति मेरा उपसर्ग हो गया, अतिथि ही में कौन सा उपसर्ग, वो उपसर्ग नहीं, अति उपसर्ग याद रखना, समझ गए ना। और मेरा संधि विच्छेद भी क्लियर हो गया, हो गया। चलिए, लेकिन मेरा पॉइंट है क्या, समास। चलिए समास पे अब लेके चलते हैं, दोहरा रहे हैं फिर। अब देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास अभी बोले, अव्ययी भाव समास। और इसमें बोले हैं अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा। अगर उपसर्ग कहीं नहीं दिख रहा है तो छोटा होता है कि बड़ा, छोटा बताए थे। अब देखिए तो कैसे छोटा होता है, छोटा वाला ट्रिक की भी बात हुई थी कि अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है वह छोटा होता है। तो आप पद को जरा सा बेटा समझ लो, तो ये पद एगो हुआ, ये एगो हुआ है, तो दो हो गया, एक जोड़ एक बराबर दो हो गया। तो देखिए प्रति एगो शब्द हो गया और दिन एगो पद हो गया, ये एगो दिन पद हुआ, एगो प्रति हुआ। डॉट क्लियर। अब देखिए पहला पद छोटा अव्ययी भाव समास का। अब खोजिए तो जब इसका खंडन किए, प्रति छोटा कि दिन छोटा, प्रति छोटा दिन बड़ा, प्रति छोटा दिन बड़ा। तो पहला पद छोटा मिल गया, बातें क्लियर। और संधि विच्छेद क्या बनेगा प्रतिदिन का, प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन। आपका ये भी डॉट क्लियर हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ रहा है क्या। चलिए देखिए अब बेटा आगे देखिए, तो आ जन्म, आ जोड़ जन्म बराबर आ जन्म। आ जन्म में बेटा पूछ देगा कि उपसर्ग बताइए आ जन्म में। आ जन्म में आ उपसर्ग होगा, कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग। आ जोड़ जन्म बराबर आ जन्म। अब बताएगा, बताइए कि आ जन्म में आ आया उपसर्ग, तो आ जन्म में कौन सा समास होगा, तो याद रखना है कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि आ गया है उपसर्ग, और आ जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, आ जोड़ जन्म बराबर आ जन्म। तीनों एक ही साथ क्लास कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन माथा में घुसा देंगे। चलिए आगे, स्वहर्ष का संधि विच्छेद क्या होता है सर जी, एग्जाम में दे देगा, तो याद रखना है बेटा स्व जोड़ हर्ष बराबर स्वहर्ष, स्व जोड़ हर्ष बराबर स्वहर्ष। स्व छोटा हर्ष बड़ा, हर्ष बड़ा हो गया, स्व छोटा। तो स्व पहला पद है, पहला पद छोटा किस समास में होता है, अव्ययी भाव समास में। डॉट आपका क्लियर, बढ़ जाए अगला एग्जांपल पे सर, बढ़ जाइए। चलिए आगे देखिए, यथासंभव, यथा जोड़ संभव। सर यथासंभव का संधि विच्छेद बता दीजिए, नहीं होता है, तो यथा जोड़ संभव बराबर यथासंभव। सर यथासंभव में उपसर्ग बता दीजिए, बेटा यथा उपसर्ग लगल है, क्या लगल है, यथा। बातें समझ। सर यथासंभव में समास बता दीजिए, तो यथासंभव में समास है अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से देखिए प्रतिकूल, तो प्रति जोड़ कूल बराबर प्रतिकूल। कूल बड़ा है, प्रति छोटा है, तो पहला पद जब ये छोटा हो गया तो ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा पद कूल बड़ा है क्योंकि। लेकिन अब देखिए आगे कहिए कि सर संधि विच्छेद बना दीजिए प्रतिकूल का, तो प्रति जोड़ कूल बराबर प्रतिकूल। ये भी डॉट आपका क्लियर हो गया। चलिए संधि बन गया, समास बन गया, उपसर्ग भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे, यथा समय, यथा समय, यथा स्थान, ये दो में से एगो एग्जाम्पल आपको परीक्षा में पूछ देगा। यथा समय में सर कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। यथा समय का सर बता दीजिए आप, क्या चीज बता देंगे, संधि विच्छेद। तो यथा जोड़ समय बराबर यथा समय हो गया। सर इसमें बता दीजिए उपसर्ग क्या होगा यथा समय में, तो यथा हो जाएगा। डॉट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाइए सर जी। चलिए आगे देखिए, आगे है आजीवन में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। उपसर्ग कौन सा, आ उपसर्ग। बातें समझ में आ गई। संधि विच्छेद सर आजीवन का क्या होगा, आ जोड़ जीवन बराबर आजीवन होगा। चलिए यथाशक्ति सर, यथाशक्ति में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास।
सर यथाशक्ति शब्द में हमको उपसर्ग बता दीजिए, तो बेटा पहले यथा एले है, यथा हो जाएगा। सर संधि विच्छेद बता दीजिए, तो यथा जोर समय या यथा जोर स्थान बराबर यथा स्थान। चलिए सर बातें समझ में आ गई, हम सीख लिए। आगे है भारपेट। भारपेट में कौन सा समास? अब यही भाव समास। सर भारपेट में उपसर्ग बताइए, भर उपसर्ग होगा बेटा। सर भरपेट का संधि विच्छेद बता दीजिए, कौन सा संधि विच्छेद होगा? चलो जाओ, तुम जाओ, चले जाओ, जाओ 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 तुम। हाँ देखिए, ठीक बुद्धियार है। चलिए अब आगे देखिए, आगे हम बता रहे थे, हाँ यथा बला हो गया, भरपेट था, भार जोर पेट बराबर भरपेट। चलिए आगे लेके चलते हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल और इसमें देंगे, और जो सबसे ज्यादा पूछेगा यहीं पे है, इसको देखना है आप लोग को, थोड़ा निचोड़ करके देखना है, दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। चलिए थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग से विनती यही है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयरवा जरूर कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, भरपेट हो गया, बेखटके। सर बेखटके में कौन सा समास है? अरे भैया बे जोर खटके बराबर बेखटके, बे उपसर्ग आया, उपसर्ग कौन सा है? तो बे है। सर संधि विच्छेद क्या होगा बेखटके का? बे जोर खटके बराबर बेखटके होगा। सर समास कौन सा होगा बेखटके में? तो अव्ययी भाव होगा। चलिए अव्ययी भाव समास को आप समझ गए, आई होप कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। लेकिन जहां पे फंसा दिया जाता है कंपटीशन में, ये कंपटीशन वाले के लिए अब ये पॉइंट है, सिर्फ एक लाइन, ऐसे आप लोग के लिए भी है। नोट आप ध्यान दीजिए, अगर एक ही शब्द कई बार आ रहा हो, अगर एक ही शब्द कई बार आ रहा हो, तो वहां कौन सा समास होता है बेटा? अव्ययी भाव समास होता है। सर कैसे होता है बताइए, नहीं जानते हैं? नहीं होता है तो आप ये जान लो, बोलते हैं हाथों हाथ, रातों रात, दीनों दिन। दीनों दिन का अर्थ क्या हुआ? दीन जोर दिन। हाथों हाथ का अर्थ क्या हुआ? हाथ जोर हाथ। रातों रात का मतलब क्या हुआ? रात जोर रात। तो यहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। तो याद रखना है, जब एक ही शब्द बेटा 2 बार आएगा तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अब का लिखल है उस पे लेके चलते हैं। एक ही शब्द कई बार आने पर वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे से पकड़िए, हाथों हाथ, हाथ जोर हाथ बराबर हाथों हाथ। तो एक गो शब्द देने हैं, लेकिन हम बताए हैं इसमें कि द्वंद्व समास जो होता है वहां हैफन वाला चिन्ह आता है, योजक वाला, आपको याद रखना ये। तो बताइए सर ये हैफन वाला माइनस वाला तो यहां भी लगल है, क्यों नहीं हुआ? यहां बेटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां एक गो शब्द की जिक्र हो रही है, जो शब्द ई साइड है वही शब्द ऊ साइड भी है, समझ रहे हैं ना। इसलिए जैसे देखिए फिर से, हाथ हाथ बराबर हाथों हाथ, हाथ जोर हाथ बराबर हाथों हाथ, दीन जोर दीन बराबर दीनों दिन। पूछेगा अगर इससे तो यही पूछेगा दीनों दिन, समझ गए ना। दीनों दिन में कौन सा समास है? अब यही भाव समास है। डॉट आपका क्लियर, बढ़ जाए 2 नंबर पे। जी सर। चलिए चलिए आगे दूसरा समास देखिए, तत्पुरुष समास। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तत्पुरुष समास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कर्मधारय से भी पूछेगा, द्विगु से भी पूछेगा, द्वंद्व से भी पूछेगा। ऐसे 3 गो समास पढ़ना होता है। 6 गो समास में 1 गो अव्ययी भाव आप लोग पढ़ लिए, 1 गो पढ़ाएंगे अभी कर्मधारय, 1 गो पढ़ाएंगे आपको हम पढ़ाएंगे कर्मधारय, उसके बाद तत्पुरुष अव्ययी हो गया 3 गो। अब उधर 3 गो जो है ना, वो 3 गो में कहीं कुछ दे लेना है। आप कहिएगा सर एक बार आप बोले कि आप मंत्र दिए, यादें रह जाएगा। देखिए तो जरा सा नेट लेकर के हमको थोड़ा सा परेशानी हो रही है। चलिए देखिए, थोड़ा सा स्लो सा चल रहा है, लेकिन देखिए आप लोग, कहता है तत्पुरुष समास किसको बोलेंगे? एकदम ट्रिकली बताएंगे बेटा। कहता है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद नहीं याद रखना है रे गुरचुनमा सब। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होगा, जिस समास में कौन पद प्रधान होगा?
दूसरा पद। अब पहला पद प्रधान हो जाएगा तो हम रिवीजन भी करवा रहे हैं, पहला पद प्रधान अगर हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां क्या रहा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक का चिन्ह लुप्त हो जाता है। कौन चिन्ह? कारक का। कारक आप लोग को पढ़ाए हैं, कारक का 8 भेद होता है, आप लोग को पढ़ा दिए हैं, हम पढ़ाए हैं नहीं सर भूल गए हैं, तो आज रात में आपको रिवीजन करवा देंगे 9 बजे तक में, चिंता मत कीजिए। कारक पे भी जाएंगे, सिर्फ ये रखना है कि याद की तत्पुरुष समास में कारक की चिन्ह जो होता है बेटा वह क्या होता है, लुप्त होता है। अब कारक की चिन्ह क्या होता है, कारक 8 गो है, 8 गो का चिन्ह है ना, अपना नाम पहचान है ना, विभक्ति चिन्ह, वही विभक्ति चिन्ह इकरा में नहीं लगल रहेगा, समझ रहे हैं ना, लुप्त रहेगा। आंख बंद करके कौन सा समास, तत्पुरुष समास। सर नहीं समझे तत्पुरुष समास को छोड़िए, आ जाइए ट्रिक पे। कौन चीज पे आइए, ट्रिक पे आइए, समझिए ट्रिक पे, इसको नहीं समझे हम, ट्रिक को देखिए कितना बढ़िया है। तत्पुरुष समास था, कौन, तत्पुरुष समास था, याद रखना है रे बेटा। दूसरा पद छोटा होता है, दूसरा पद छोटा होता है, जब पहला पद हो जाता तब क्या हो जाता आप जानिए रहे, अव्ययी भाव। तो याद रखना है ट्रिक है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है। उदाहरण से पकड़िए, नहीं माने सर, लेकिन उदाहरण से पकड़िए, आप कहिएगा जी सर होता है। कैसे, राजकुमार। अब यहां देखिए संधि विच्छेद वाला नंबर वहां हट गया है, जोर वाला, थोड़ा गौर कीजिए। तो कह रहे हैं राजकुमार में सर जरा सा समास बता दीजिए, हम बोलते हैं तत्पुरुष समास है बेटा, आप बोलेंगे नहीं नहीं सर हम नहीं समझे, कैसे समझेंगे, सबको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास है। तो आप बेटा इस रूप में समझेंगे, ऐसे याद रखेंगे तत्पुरुष समास का ट्रिक पे कि तत्पुरुष समास का दोसर का पद छोटा होता है। दोसर का पद क्या होता है, छोटा होता है। अब दूसरा पद छोटा कैसे होता है देखिए, तो राजकुमार, तो राजा का कुमार हो गया, कारक का चिन्ह तो आइए गया है यहां पे, लेकिन इसमें देखिए तो दिल्ले है न है, ई वाला तो नहीं देगा आपको बनाने के लिए, जब भी देगा ये, इसमें कारक की चिन्ह लुप्त हो गया है, इससे भी पकड़ लिए। दूसरी बात सर जब हम इसका विग्रह किए तो क्या हो गया, राजा का कुमार। अब दूसरा पद छोटा बोले हैं सर, तो पहला पद ये हुआ, दूसरा पद कुमार हो गया। बताइए राजा बड़ा होगा कि कुमार बड़ा होगा, कुमार मीस लड़का, कुमार मीस लड़का, राजा राजा है ये है, तो राजा से छोटा राजा का कुमार ना होगा, राजा का बेटा होगा ना, तो दूसरा पद छोटा कुमार, और पहला पद क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया सर। चलिए आगे लेकर के हमको सर, राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र, राजा बड़ा की पुत्र बड़ा, तो राजा बड़ा, तो पहला पद क्या हो गया है, पहला पद देखिए यहां दूसरा पद छोटा, पहला पद बड़ा हो गया, और दूसरा पद ई है छोटा है, आप समझ गए। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा, चलिए आगे देखिए, करुणा पूर्ण बराबर करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण बराबर करुणा से पूर्ण, करुणा बड़ा की पूर्ण बड़ा, करुणा बड़ा हो गया पूर्ण छोटा हुआ, याद रखिए। आगे देखिए, यज्ञशाला होता, यशशाला लिखा गया, यहां बोलिए यज्ञशाला, यश के लिए शाला नहीं, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला बराबर यज्ञ के लिए शाला, शाला मीस घर, घर क्या हो गया, शाला क्या हो गया, शाला मीस घर, घर छोटा यज्ञ बड़ा, समझ रहे हैं ना, यज्ञ बड़ा है इसलिए यज्ञ किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, पाप मुक्त में सर समास बता दीजिए, पाप से मुक्त बेटा, पाप मुक्त बराबर पाप से मुक्त, ये कौन सा समास है सर, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखिए, इसी तरह से आपको याद रखना है शिवालय में समास कौन सा, तत्पुरुष,
पुरुषोत्तम में तत्पुरुष, कामचोर में तत्पुरुष, घुड़सवार में तत्पुरुष, गगनचुंबी में, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास। याद रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जो देख रहे हैं वह स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा देते हैं उतना कीजिए, नहीं आया तो फिर गाली देके दे जाइएगा। चलिए देखिए, इसका और एग्जाम्पल हो गया खत्म। चलिए ये जहर वाला ट्रिक, कौन वाला ट्रिक, जहर वाला ट्रिक दे दीजिए सर। ये समास तो कहेगा सर याद हो गया, काहे बकते हैं, एक लाइन बोलेंगे कहेगा कि सर हो गया, बाप रे बाप, ऐसे सर समझा दिए, भूलबे नहीं करेंगे जिंदगी में। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं नेट प्रॉब्लम को कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं है होगी। चलिए आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। चलिए देखिए तो जरा सा इसको देखिए, द्विगु समास, कौन समास, द्विगु समास। याद रखना है द्विगु, कौन गु, द्विगु, द्विगु मीन्स दुगुना, द्विगु मीन्स दुगुना। याद रखना है द्विगु का अर्थ होता है गुना, द्विगु का अर्थ क्या होता है, गुना भैया, द्विगु का अर्थ क्या होता है, गुना। तो सीधी सी बात है, किसका गुना, क्या गुना हो जाएगा भैया, संख्या वाले शब्दों का। किसका, संख्या। याद रखना, मतलब आम तौर पर हम बात कर ले तो द्विगु समास वैसे समास को बोलेंगे, या द्विगु समास वह समास है जिस समास का पहला पद या जिस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास बोलते हैं। समझ गए, नहीं समझे सर तो चलो ट्रिक को पकड़ लो, ऐसे ये भी ट्रिक है। चलिए ट्रिक को पकड़िए तो द्विगु समास काहे नहीं है। देखिए द्विगु समास को, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग जिस समास में मिलेगा वह द्विगु होगा। और इससे एक से दो गो एग्जाम्पल आपके बोर्ड में पूछेगा और बहुत आसान है, आप माइंड में एडजस्ट कर लीजिए इसी को। सर चलिए एग्जाम्पल से बता दीजिए, थोड़ा सा नोट बॉन्ड ध्यान दे दीजिए, तब हम बता देते हैं आपको। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा, क्या कर प्रयोग होगा, समूहवाचक संज्ञा का। समूह समझते हैं ना, झुंड में। चलिए सीधी सी बात याद रखना है, द्विगु समास वैसे समास को बोलेंगे जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25, 50, 1000, 10,000, ये क्या है, संख्या है। तो अगर ये शब्द मिल जाएगा तो आम आंख बंद करके किस में मार के आएंगे, टिक, द्विगु समास में। कौन समास में, द्विगु समास में। एग्जाम्पल पे ले चलिए सर, बहुत हो गया। चलिए चौराहा, क्या दिया हुआ है बेटा, चौराहा। चलिए हम बोलते हैं चौराहा में जरा सा बेटा समस्या बता तो सर द्विगु समास है। कैसे है, तो देखो इसलिए है चौकार है, यहाँ चौमिस होता है, इसका मतलब होता है चार बेटा। ये चार मेरा क्या आ गया, संख्या आ गया। दूसरी बात चौराहा, तो चौराहा का जब विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह। तो चौराहा का मतलब क्या हुआ, चार गो रास्ता है, एक गो देखो ऊपरों से अल्ले है, ऐसे वाला है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये क्या हो गया, चौराहा। तो चार मेरा क्या मिला, संख्या मिला। संख्या मिला तो कौन सा समास हो गया, संख्यावाचक हो गया सर समास। बातें क्लियर। और आप लोग को याद दिला दे, थोड़ा सा जानकारी दे दे कि आपके एग्जाम के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जो भी सब्जेक्ट की परीक्षा होगी आप हिंदी दे करके आइए, आप अगले रोज जान जहान दे देंगे मेरे चैनल पे। समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएगा इसी से। और हिंदी में कल विशेष रूप से, आज ग्रामर का कर रहे हैं क्वेश्चन, कल हम लोग जो करेंगे, कल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम देखेंगे। किससे देखेंगे, याद रखना है 6 बजे हम लाइव आते हैं और 6 बजे जुड़िएगा सभी। लेकिन अभी तो 9 बजे तक खींचते रहेंगे, 6 बजे जुड़ना है और बताएंगे सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, सबका आंसर सहित बताएंगे। और गद्यांश कैसे बताएंगे, निबंध कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे, और लेटर कैसे लिखेंगे, सब कुछ बता देंगे। जो बच्चे कमजोर से कमजोर होगा उसके लिए तो प्लस पॉइंट है ही है। चलिए देखिए आगे दिया है त्रिकोण, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं।
जिसको दिक्कत होता है आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिए और तहलका मचा दीजिएगा। बता रहे देखिए, चौराहा हो गया, त्रिकोण। सर त्रिकोण में कौन सा समास है? द्विगु समास है बेटा। त्रिमीस ऐसे आप लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में है, 10th क्लास में साइंस का क्वेश्चन पढ़े होंगे। डॉर्बेन-आइनर का त्रिक क्या है, या डॉर्बेन-आइनर साहब का त्रिक नियम बताए तो बेटा वहां त्रिक मिला होगा ऐसे, त्वरीकार को त्रिक, त्रिक मीस 3। तो याद रखना ये त्रिमीस क्या? 3। अब जरा इसका विग्रह बता दीजिए तो सर त्रिकोण का, तो 3 कोणों का समाहार बोल लीजिए या 3 कोणों का आप समूह बोल लीजिए। समझ रहे ना? तो त्रिमीस 3, तो पहला शब्द जो मिला इसमें संख्यावाचक मिला। जब संख्यावाचक मिल गया पहला शब्द तो सर कौन सा आप बोले हैं, कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास? सर द्विगु समास होगा, याद रखना। कौन सा समास? द्विगु। आगे देखिए, तिरंगा कई बार पूछा गया है, कई बार। तिरंगा, तिरंगा कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का भैया होता है, 3 रंगों का मिश्रण होता है तिरंगा में। तो त्रिमीस, ये तीमिस क्या हो गया आपका? 3। तो 3 जो मिला, पहला पद मिला, और पहला तो यहां पहला शब्द तो संख्यावाचक मिला। जब संख्यावाचक मिल गया तो ये कौन सा समास हो गया आपको याद रखना है। कौन सा समास हो गया जरा बताइए तो, कमेंट कीजिए। कौन सा समास? द्विगु समास। अगर आप द्विगु समास को समझ गए हैं तो अब हम एग्जाम्पल बोल देते हैं, सिर्फ याद रखिए। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह तो त्रिमीस 3। द्विगु, 2 गायों का समूह तो 2 द्विगु, द्विगु का अर्थ 2, 2 मेरा संख्या है। इसी तरह से थोड़ा सा आगे हम बढ़ा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जो लेना चाह रहे हैं। चलिए आगे चल रहे हैं अब हम नवरत्न से। देखिए तो जितना बोलते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह तो नवरत्न तो भैया नौमीस क्या होता है? नौमीस 9 होता है, नवमीस 9। समझ रहे ना? तिरफला, 3 फलों का समूह। समझ रहे ना? सप्ताह बोलते हैं, सप्ताह में 7 गो दिन होता है, ये सब जानता है। इस एग्जाम्पल से तो सब समझ लेगा। सप्ताह में 7, सप्ताह में 7, तो सप्ताह में 7 गो दिन होता है। तो ये सप्ताह जो आया तो ये 7 आया, मेरा क्या है? संख्या है पहले। तो पहला पद पहला पद जिस समास का संख्यावाचक होता है बेटा ना, उस समास को कौन सा समास हम लोग बोलेंगे? याद है आप लोग को? बताइए कौन सा? द्विगु समास सर बोलेंगे। समझ गए? चलिए बिलदास आगे बढ़ जाइए सर। चलिए देखिए, चौमासा देले है बेटा। चौमासा 4 मासों का समूह या 4 मासों का समाहार। इसी तरह से दोपहर, दोपहर का समय 2 आया मेरा संख्या। 4 पाई, 4 पैरों का समाहार या समूह तो 4 मेरा क्या आया? संख्या। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार, 9 मेरा क्या आ गया बेटा? संख्या मिल रहा। जब संख्या मिल गया पहला पद तो कौन सा हो जाएगा? ये क्या कहते हैं समास? द्विगु समास। द्विगु समास समझ लिए। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब तो कहिएगा कि सर ये तो जहर ट्रिक दे दिया, आप क्या बता दिए कि हम आपको जिंदगी भर भुलाइए नहीं पाएंगे। चलिए देखिए, ये सब का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब द्विगु समास का ही उदाहरण है, लीजिए, ले लिए। हम ही हट जाते हैं। चलिए लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ जाइए सर। चलिए तो देखिए आगे यहां देखिए, पंचवटी भी द्विगु समास है। पंचमीस 5 होता है, अष्टाध्यायी 8 आ गया, पंचतत्व 5 आ गया, नवरात्र 9 आ गया, दोपहर 2 आ गया, अष्ट सिद्धि 8 आ गया। ये सब में क्या मिल रहा है? संख्या मिल रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे चलिए, कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय ठो समास को समझना है। इसके बाद जो समास आएगा उसमें कहीं कुछ नहीं है, वो 2 मिनट का खेल है, आपका समास का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बौखला नहीं दिए आप लोग को कारक पढ़ा करके ट्रिक पे, तो फिर कहिएगा इससे भी अच्छा, समास से भी अच्छा अभी कारक बताने वाले हैं हम। समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखिए, कर्मधारय समास किसको बोलेंगे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा उपमेय का संबंध होगा। किसका? उपमा उपमेय का। और कौन सी आएगा?
विशेष और विशेषण का भी संबंध होगा। किसका? विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, उसको कर्मधारय समास बोलेंगे। सर बहुत बड़ा परिभाषा है, नहीं समझ पाएंगे समास को, काट दीजिए, क्या बता रहे हैं। ठीक है बेटा, भूल जाओ, एग्जाम है आपकी, नंबर लाना है आपको। चलो ट्रिक पे बता देते हैं तुरंत। जी सर ट्रिक पे बताइए। चलिए देखिए ट्रिक देखिए। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होगा। अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में देख लेंगे पहला पद विशेषण है, तो आंख बंद करके क्या सोचेंगे? कौन सा समास? कर्मधारय समास। सर विशेषण हम जानबे नहीं करते हैं तो बनाएंगे कैसे? नहीं होगा, गलत बता दी। ठीक है बेटा, इसको भी भूल जाओ, विशेषण को याद रखो। विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाते हैं। अब सर विशेषण बताइए ना, विशेषता हम समझ में नहीं करते हैं, अपना गांव वाला भाषा में बताइए। तो गांव वाला भाषा में बेटा समझ लो, जैसे हम अभी आपको खराब पढ़ा रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा अच्छा पढ़ाना विशेषण है। अगर मैं खराब भी पढ़ा रहा हूं, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये खराब भी क्या है? विशेषण है, याद रखना है। यही क्या है? विशेषण है। सर लाल टमाटर, टमाटर बेटा संज्ञा है, समझ रहे ना, लेकिन टमाटर कैसा है? लाल है, यही गुण हो गया बेटा। सर कलम बहुत अच्छी है, कलम है संज्ञा बेटा, लेकिन कलम कैसन है? अच्छी है। अच्छी या अच्छा शब्द क्या है? विशेषण हो गया। विशेषता का मतलब सिर्फ गुण ही नहीं होता, अवगुण भी विशेषता है। कोई गाली देता है तो गाली देना क्रिया है, गाली देना क्या है? क्रिया है, लेकिन वहां विशेषता भी है वो लड़का को कि वो गरिया रहा है आपको या हमको। चलिए आगे देखिए, तो बातें याद रहेगी। चलिए इसमें थोड़ा सा और क्या होता है, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। अब विशेषण को तो समझ लिए सर, विशेषता की बात होगी, लेकिन विशेष्य को नहीं समझे। जरा विशेष्य को भी बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में 10वीं क्लास में पूछता है और आता है, इसलिए बेटा विशेष्य को जानो। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जिसकी क्या होती है? विशेषता बतलाई जाती है। अब बेटा आपको याद रखना है, कैसे समझेंगे सर कि किसी चीज का विशेषता बतलाई जाती है या बतलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझो, हम बोलते हैं लाल घोड़ा। कौन सा घोड़ा बेटा? लाल घोड़ा। कौन सा घोड़ा? लाल घोड़ा। ये काला टोपी, कौन टोपी? काला टोपी। तो सर ये टोपी संज्ञा है, क्या याद रखना है? टोपी संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषता क्या है? ये काला है। तो अब बताइए ये काला केकर विशेषता बतलाता है? हम पूछते हैं काला कौन है बताइए, तो आप बोलेंगे सर टोपी काला है। तो यही टोपी हो गया विशेष। ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब विशेषण हो गया काला। चलिए लाल घोड़ा से जरा समझा दीजिए सर। लाल हो गया विशेषण, क्या हो गया बेटा? लाल हो गया आपका विशेषण, समझ रहे हैं ना। घोड़ा हो गया विशेष। ये लाल किसका विशेषता को बतला रहा? घोड़ा का। तो घोड़ा हो गया विशेष्य, समझ रहे हैं ना। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही? घोड़ा का ना, घोड़ा लाल है, टोपी काला है, टोपी का ना विशेषता बतला जा रहा है। तो ये टोपी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। सर एक चीज और बता दीजिए, प्रविशेषण पूछ देता है। प्रविशेषण कई बार 10वीं क्लास में बेटा पूछा गया है, याद रखना है, मौखिक बता देते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाता है या बतलाती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे। सर एग्जाम्पल से समझा दीजिए, जैसे यहां बोले बेटा लाल घोड़ा, अब बोलते हैं हम बहुत, क्या बोलते हैं? बहुत। अब पढ़िए तो बहुत लाल घोड़ा, बहुत लाल घोड़ा आया। तो सर बहुत में लाल, इसमें घोड़ा हो गया विशेष्य, लाल हो गया विशेषण। अब विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। तो लाल तो गुण हो गया विशेषण, लेकिन लाल में कैसा लाल? बोलेंगे बहुते लाल सर। तो ये लाल का ना विशेषण बता दिया, ये बहुत सब। तो बहुत हो गया प्रविशेषण, लाल हो गया विशेषण, और घोड़ा हो गया विशेष्य। समझ गए जी? चलिए कहां थे हम लोग?
कर्मधारय समास पे। सर थोड़ा सा बालाघात या स्वराघात बता दीजिए, यहीं पे पूछता है। सर याद रखना है, बोलते समय जिस पे ज्यादा बल दिया जाता है, जिस शब्द उच्चारण पे, वह बालाघात या स्वराघात कहलाता है बेटा। सर चलिए अब लेकर के हमको कहां, कर्मधारय समास को दिखाइए, बताइए। तो तभी से कर्मधारय को समझा रहे थे, समझिए अब आगे। सर ये वाला, ओह एक मिनट, हाँ सर ये वाला एग्जाम्पल से हम नहीं समझ पाए, ये वाला ट्रिक मेरे माथा में नहीं आया, तो दूसरा वाला को पकड़ लो। दूसरे पद की तुलना होती है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बेटा, किस समास में दूसरे पद की तुलना होती है। तो याद रखना है सर, कर्मधारय समास में दूसरे पद की तुलना होती है। कर्मधारय समास में क्या होती है, दूसरे पद की तुलना होती है। सर कैसे पकड़ेंगे बता देते हैं, जरा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आवाज क्लियरिटी है कि नहीं, वीडियो फ्रेश है कि नहीं। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आज है, बार बार हमको आने के लिए पड़ रहा है, यहाँ थोड़ा सा यही सा दुविधा है, दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सो आई होप कि आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए, अब देखिए दूसरे पद की तुलना होती है, किस समास में दूसरे पद की तुलना होती है, सर कर्मधारय समास में होती है। किस समास में होती है, कर्मधारय समास, याद रखना। चलिए तो सर बताइए आप, चलिए देखिए, और विग्रह करने पर मध्य में हाय जो आएगा, अगर इस समास को, कर्मधारय समास को हम बेटा विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर क्या मिलेगा, हाय जो के समान आएगा, रूपी आएगा। या हाय जो के समान रूपी अगर मिल गया विग्रह करने पर, तो आंख बंद करके क्या हो जाएगा, कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा सर जी। जी सर, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पे लेके चल रहे हैं अब आप लोग को। कर्मधारय समास का पहला एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल। कौन कमल, चरण कमल बराबर चरण के समान कमल। तो अभी बताए ट्रिक, के समान मिलेगा, मिल गया ना, के समान मिला तो आंख बंद करके क्या हो गया, कर्मधारय समास। सर नहीं समझे, अरे नहीं समझा तो चलना और देख। और एक ट्रिक क्या बताए थे, दूसरे पद की तुलना होती है किस समास में, कर्मधारय समास में दूसरे पद की तुलना होती है। तुलना करो तो दोसर पद कौन है, कमल है, कमल दोसर पद है, और पहला पद है चरण। देखो तो चरण के समान कमल, मतलब उस कमल से, या उस कमल का तुलना हो रहा है बेटा चरण से हो रहा है। किसकी तुलना, कमल की हो रही है, या कमल की तुलना उस चरण से हो रहा है। बातें समझ में आ गए जी सर। चलिए दूसरा एग्जांपल, महापुरुष बराबर महान है जो पुरुष। तो है जो भी आएगा किस समास में, कर्मधारय समास में, समझ गए जी। फिर बोलिए नहीं समझे दूसरा, तो बोले इसमें विशेषण विशेष्य का भी संबंध होता है। अब विशेषण क्या है, महान क्या है, किसी व्यक्ति का गुण है ना, महानता क्या है, महान शब्द क्या है, गुण है। तो तुलना भी हो रहा, महान है जो पुरुष, पुरुष का तुलना महान से किया जाता है, वैसे पुरुष की बात हो रही है जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुष महान है। तुलना भी हो रही है एक पद का दूसरे पद के साथ, एक शब्द का दूसरे शब्द। मृग नयन, मृग के समान नयन, किसके समान नयन, मृग के समान नयन। मृग मीन्स क्या होता है बेटा, याद रखना है, मृग मीन्स क्या होता है, मृग होता है जिसको आप हिरण बोलते हैं। तो मृग नयन मतलब मृग मीन्स मृग, के समान नयन मतलब मृग की तुलना जो होती है वह आंख से किया जा रहा है। किससे, आंख से, नयन मीन्स आंख। चलिए आगे देखिए, लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि तो है ये है, लेकिन इस मणि का तुलना तो हो रहा है, कौन सा मणि, लाल है जो मणि। नहीं समझे तो विग्रह जब करेंगे तो है जो आएगा न जी, बीच में क्या मिला है जो से पकड़ लिए, पकड़े कि नहीं जी, पकड़ लिए। आगे एग्जाम्पल देखिए, नवयुवक में कौन सा समास, कर्मधारय समास। कैसे, नया है जो युवक,
युवक का तुलना किससे हो रहा है, नया से हो रहा है कि युवक की बात हो रही है। लेकिन कैसा युवक, नया युवक, समझ रहे हैं। चलिए आगे। घन श्याम, घन के समान श्याम, तो किसकी बात हो रही है, घन के समान काला, तो यहां श्याम का तुलना घन से कर दिया गया है, मतलब हथौरवा से कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं चलिए साइड हो गए, लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, विशेषण पे भी ये सब है। चलिए डायरेक्ट बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम्पल है, उतना पे आपको बता दिए काम चल जाएगा। चलिए पांचवा को समझिए। पांचवा समास द्वंद्व समास है और ये बहुत ही इजी है। क्या है, बहुत इजी। अभी तक का सब